हिमालय की बर्फीली चोटियों को चीरती हुई नीली धार, घने जंगल और उनके बीच बिखरे हुए रंग बिरंगे फूलों से सजे घास के मैदान, चंपावत राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर था। इस राज्य की रानी थी रानी इंदिरा। रानी इंदिरा की सुंदरता दूर दूर तक चर्चित थी। उनकी आंखें पहाड़ों के झीलों की तरह नीली और उनके काले बाल झरने की तरह बहते थे। लेकिन उनकी सबसे खास बात थी पहाड़ों से उनका लगाव। उन्हें बचपन से ही पहाड़ों पर चढ़ना और जंगलों में घूमना पसंद था। रानी इंदिरा का जन्म चंपावत की राजधानी से दूर एक छोटे से गांव में हुआ था। वहां उनका बचपन पहाड़ों की गोद में ही बीता था। वह सुबह होते ही पेड़ों पर चढ़ जाती थी और शाम को पहाड़ों की चोटियों पर बैठकर सूर्यास्त का नजारा देखती थी। पेड़ पौधों से बात करना, पहाड़ों की चट्टानों को अपना सहारा मानना और पहाड़ी हवाओं को अपनी सहेली समझना, ये रानी इंदिरा के बचपन की आदतें थी। जब रानी इंदिरा बड़ी हुई तो उनका विवाह चंपावत के युवा महाराजा विक्रम से हुआ। महाराजा विक्रम भी एक अच्छे इंसान थे, लेकिन उन्हें राजपाट के कामों में ज्यादा दिलचस्पी थी। रानी इंदिरा के विवाह के बाद उन्हें चंपावत के विशाल महल में रहना पड़ा। महल की ऊंची दीवारें और बंद कमरे रानी इंदिरा को घुटन देते थे। रेशमी चादरें और सोने के गहने उन्हें अच्छे नहीं लगते थे। उन्हें तो पहाड़ों की खुली हवा में सांस लेना और जंगल की मिट्टी की खुशबू सूंघना पसंद था। कुछ समय बाद रानी इंदिरा की बेचैनी देखकर महाराजा विक्रम को उनकी चिंता हुई। एक दिन उन्होंने रानी इंदिरा से पूछा, रानी, आप अक्सर उदास क्यों रहती हैं? रानी इंदिरा ने अपनी भावनाओं को महाराजा के सामने रखा। उन्होंने बताया कि उन्हें महल का वातावरण पसंद नहीं आता और वो पहाड़ों पर जाकर रहना चाहती हैं। महाराजा विक्रम रानी की बात सुनकर थोड़े से असमंजस में पड़ गए। उन्हें पता था कि रानी का पहाड़ों से लगाव है, लेकिन उन्हें ये भी डर था कि जंगल में उनके साथ कोई खतरा न हो जाए। लेकिन रानी इंदिरा की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने कुछ विश्वासपात्र सैनिकों को रानी के साथ भेजने का आदेश दिया और उन्हें पहाड़ों पर जाने की अनुमति दे दी। रानी इंदिरा खुशी से झूम उठी। उन्होंने कुछ दिनों का सामान तैयार किया और अगले ही दिन वो सैनिकों के साथ पहाड़ों की ओर रवाना हो गईं। चंपावत की राजधानी से दूर ऊंचे पहाड़ों की चोटी पर पहुंचकर रानी इंदिरा को ऐसा लगा मानो वो अपने असली घर लौट आई हो। वहां से पूरा चंपावत राज्य दिखाई देता था। दूर तक फैले हरे भरे जंगल, नीला आसमान और पहाड़ों की बर्फीली चोटियां। यह नजारा रानी इंदिरा के दिल को सुकून देता था। उस चोटी पर उन्होंने एक छोटा सा शिविर लगवाया और वहीं रहने लगी। दिन भर वो पहाड़ों पर घूमती, पेड़ों से बातें करती और पहाड़ी झरनों के मीठे पानी का आनंद लेती। एक शाम सूर्यास्त के खूबसूरत नजारे को देखते हुए रानी इंदिरा को एक चिंता सताने लगी। दूर जंगल में उन्हें आग लगने का धुआं दिखाई दिया। वो चौंक गई और अपने सैनिकों को बुलाकर पूछा, ये कैसा धुआं है? क्या जंगल में आग लगी है? सैनिकों ने भी दूर देखा और जवाब दिया, रानी जी, ऐसा ही लगता है। रानी इंदिरा को चिंता हुई। जंगल की आग जल्दी फैल सकती थी और पूरे इलाके को नुकसान पहुंचा सकती थी। उन्होंने तुरंत फैसला किया और सैनिकों को आदेश दिया, चलो जल्दी जंगल की तरफ चलते हैं। हमें आग बुझाने में मदद करनी होगी। रानी इंदिरा और सैनिक तेजी से जंगल की तरफ चले। रास्ते में उन्हें पता चला कि जंगल में आग किसी प्राकृतिक कारणों से नहीं लगी थी, बल्कि कुछ लकड़हारे अवैध रूप से पेड़ काट रहे थे और उन्होंने ही आग लगा दी थी। रानी इंदिरा गुस्से से भर गईं। उन्होंने लकड़हारों को रोका और उन्हें जंगल को नुकसान पहुंचाने के लिए डांटा। लकड़हारे गरीब लोग थे। उन्होंने बताया कि जंगल कटाई करने के अलावा उनके पास कोई कमाई का जरिया नहीं है। रानी इंदिरा उनकी बात सुनकर थोड़ी शांत हुई। उन्हें समझ में आ गया कि जंगल कटाई का असली कारण गरीबी और बेरोजगारी है। उन्होंने लकड़हारों को धमकाने के बजाय समझाने का फैसला किया। रानी इंदिरा ने लकड़हारों को बताया कि पेड़ काटने से उन्हें कुछ समय के लिए तो फायदा हो सकता है, लेकिन लंबे समय में इससे उन्हें ही नुकसान होगा। जंगल कटने से बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा, जमीन बंजर हो जाएगी और जंगली जानवरों का रहना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने लकड़हारों को एक बेहतर भविष्य का रास्ता भी दिखाया। उन्होंने कहा कि महाराजा जल्द ही गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने लकड़हारों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें ये भी बताया कि पेड़ लगाने से उन्हें लकड़ी भी मिल सकती है और पर्यावरण की रक्षा भी हो सकती है। लकड़हारों को रानी इंदिरा की बातें समझ में आ गईं। उन्होंने माफी मांगी और जंगल की आग बुझाने में मदद करने का वादा किया।
रानी इंदिरा और सैनिकों के साथ मिलकर लकड़हारों ने पूरी रात मेहनत की और आखिरकार आग पर काबू पा लिया। इस घटना के बाद रानी इंदिरा पहाड़ों पर रहने के साथ साथ गांवों का भी दौरा करने लगी। उन्होंने गांव वालों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें जंगल की रक्षा करने के लिए जागरूक किया। रानी इंदिरा की कोशिशों का असर होने लगा। गांव वालों को समझ में आ गया कि जंगल उनकी जिंदगी का सहारा है। उन्होंने पेड़ काटना कम कर दिया और कुछ लोगों ने तो पेड़ लगाना भी शुरू कर दिया। कुछ समय बाद महाराजा विक्रम ने भी रानी इंदिरा की बातों को मान लिया। उन्होंने राज्य में रोजगार के नए साधन उपलब्ध करवाए, जिससे गरीबी और बेरोजगारी कम हुई। साथ ही उन्होंने एक सख्त कानून बनाकर जंगल कटाई पर रोक लगा दी। रानी इंदिरा ने चंपावत राज्य में वन विभाग की एक नई शाखा शुरू करने का सुझाव दिया। इस विभाग का काम जंगलों की रक्षा करना, पेड़ लगाना और वन्यजीवों की देखभाल करना था। महाराजा विक्रम ने इस सुझाव को भी स्वीकार कर लिया। रानी इंदिरा खुद इस वन विभाग की प्रमुख बनी। उन्होंने वन विभाग के कर्मचारियों को पेड़ों की किस्मों के बारे में, वन्यजीवों की देखभाल के तरीकों के बारे में और जंगल की आग बुझाने के तरीकों के बारे में प्रशिक्षित किया। कुछ ही समय में चंपावत राज्य में हरियाली लौटने लगी। जंगल घने होने लगे और वन्यजीव बेखौफ घूमने लगे। पहाड़ों से आने वाली हवाएं भी पहले से ज्यादा शुद्ध हो गईं। गांव वालों ने रानी इंदिरा को जंगल की रानी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। उनकी कहानी दूर दूर तक फैली और दूसरे राज्यों के राजा भी रानी इंदिरा से जंगल बचाने के तरीके सीखने लगे। रानी इंदिरा ने यह साबित कर दिया कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर ही विकास किया जा सकता है। पेड़ काटना और जंगल खत्म करना आसान रास्ता जरूर लग सकता है, लेकिन असली ताकत प्रकृति की रक्षा करने और उसका सम्मान करने में ही है।